हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉन स्टॉप पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस क्लास में हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट करेंगे और ये जो प्रैक्टिस सेट मैंने लिया है ये ई विद्या प्रकाशन की ये बुक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्जाम ग्रुप सी या ग्रुप डी एग्जाम के लिए इसमें प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं। तो इसमें से जो है हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं और इसमें ज़रूरी नहीं कि एक ही प्रैक्टिस सेट के सभी क्वेश्चंस हों, क्योंकि जो है पैसेज वाले क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे हटा दिए हैं। उसकी जगह अगले प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे ले लिए हैं। तो दोस्तों, ये जो प्रैक्टिस सेट मैं आपको करा रहा हूँ ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके आने वाले ग्रुप सी या ग्रुप डी एग्जाम के लिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको दिया गया है व्याप्त में संधि है। तो दोस्तों, व्याप्त में संधि बताना है कौन सी है। तो व्याप्त का संधि विच्छेद करेंगे तो वी धन आप्त। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी संधि? यहाँ पे है यण संधि। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। यण संधि आप आराम से पहचान सकते हैं। अगर आपको या वा से पहले आपको आधा अक्षर मिल जाए, जैसे यहाँ पे या से पहले आधा अक्षर है, तो या वा से पहले अगर आधा अक्षर मिल जाए तो वहाँ पे ज़्यादातर यण संधि होती है। ठीक है, तो यहाँ पे वी धन आप्त हो जाएगा व्याप्त। और इसका रूल क्या होता है? तो दोस्तों, छोटी ई हो या बड़ी ई हो, छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो या री हो, इनका जब मेल होता है अन्य स्वर से, किसी अन्य स्वर से मेल होगा, मतलब छोटी ई या बड़ी का मेल छोटी ई या बड़ी ई से नहीं होना चाहिए, नहीं तो तब तो दीर्घ संधि हो जाएगा। छोटी ई या बड़ी ई का मेल अन्य स्वर से होगा तो बन जाएगा छोटी ई या बड़ी ई का बन जाएगा या, और छोटा ऊ या बड़ा ऊ का अन्य स्वर से मेल होगा तो इसका बन जाता है वा, और री का मेल होता है अन्य स्वर से तो बन जाता है रा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे वा में छोटी ई है और इधर जो है क्या है, स्वर है बड़ा आ, और ई और आ मिलकर के बन जाएगा या। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बड़ा आया, इसलिए यहाँ पे या की आ की मात्रा लगी रहेगी। ठीक है, यहाँ पे कोई और स्वर आता, मान लीजिए ऊ आता, तो यहाँ पे जो है या पे छोटा ऊ की मात्रा होती। ठीक है, अगर छोटा ऊ आता तो यहाँ पे जो है यण संधि हो जाएगा। फिर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है जो देखने में प्रिय लगता हो के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जो देखने में प्रिय लगता हो, इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? समदर्शी या प्रियदर्शी या प्रियपाल या दर्शन प्रिय। तो दोस्तों, जो देखने में प्रिय लगता है उसको कहते हैं प्रियदर्शी। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है, प्रियदर्शी। फिर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन है सलभ, चंचरीक, सिलीमुख, मिलिंद। तो दोस्तों, चंचरीक, सिलीमुख और मिलिंद ये तीनों जो है भ्रमर के पर्यायवाची हैं, भंवरा जिसको कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा भ्रमर के पर्यायवाची में जो है आप याद रखेंगे अली मतलब भी भ्रमर होता है, और षटपद और द्विरेफे तो ये भी जो है हो जाएंगे भ्रमर के पर्यायवाची। सलभ जो है भ्रमर का पर्यायवाची नहीं होता, ये जो है पतंगा, जो कीट पतंगे नहीं होते हैं तो पतंगा का पर्यायवाची होता है सलभ। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है बताना है। दिया गया है सभी लोगों में कपिल अधिक श्रेष्ठ है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है श्रेष्ठ का मतलब होता है जो सबसे अच्छा हो। ठीक है, तो यहाँ पे अधिक लगाने की जरूरत नहीं होती है। सभी लोगों में कपिल श्रेष्ठ है। ठीक है, तो सभी लोगों में श्रेष्ठ मतलब होता है जो सबसे अच्छा हो, तो यही जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ये शुद्ध वाक्य है। बाकी इसमें सभी लोगों में कपिल अत्यंत, यहाँ अत्यंत लगाने की जरूरत नहीं, ना ही सर्वाधिक लगाने की जरूरत है। तो सभी लोगों में कपिल श्रेष्ठ है, ये जो है बिल्कुल सही वाक्य है। फिर दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों, पुरंदर ये जो है इंद्र का पर्यायवाची है, शक्र ये भी इंद्र का पर्यायवाची है, और मधुआ ये तीनों जो है इंद्र के पर्यायवाची हैं। ठीक है, और इसके अलावा इंद्र के पर्यायवाची में आप याद रख सकते हैं कौशिक भी इंद्र का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा सुरेश और जिष्णु और पुरहुत ये सभी क्या है, इंद्र के पर्यायवाची हैं। गणाधिप ये जो है गणेश का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंद्र का पर्यायवाची कौन नहीं, ऑप्शन डी गणाधिप। फिर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है
निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग पहचानिए। उपसर्ग इसमें इन तीनों शब्दों में कौन सा है? अभ्यास, अभिमुख, अभियान। उपसर्ग जो पहले लगता है, तो दोस्तों अभिधन आस, अभिधन आस मिलकर के यहाँ पे बन जाता है अभ्यास। यहाँ पे जो है यण संधि हो जाती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी ये उपसर्ग है, इसमें भी अभिधनमुख, अभिमुख हो जाता है, तो अभी उपसर्ग इसमें भी है। और यहाँ अभिधनयान, तो यान में अभी लगा देते हैं, तो यहाँ भी अभी उपसर्ग है। तो इन तीनों में जो है कौन सा उपसर्ग है? अभी। अभी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है नियत और नियत शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? तो नियत, नियत मतलब क्या होता है? नियत मतलब क्या भाग्य होता है? तो नियत मतलब भाग्य नहीं होता, नियति मतलब भाग्य होता है। ये छोटी की मात्रा अगर ता पे होगी तो उसका मतलब होता है भाग्य। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। नियत मतलब सदाचार भी नहीं होता है। नियत मतलब क्या होता है? जो हमेशा रहता हो, जो निश्चित होता हो, उसको कहते हैं नियत। तो यहाँ पे निश्चित, नियत मतलब निश्चित। और नियत मतलब क्या होता है? नियत मतलब होता है इरादा, उसकी नियत सही नहीं है, यानी कि उसका इरादा नहीं सही है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी। नियत मतलब होता है निश्चित और नियत मतलब होता है इरादा। ठीक है, और नियति मतलब क्या होता है? नियति मतलब भाग्य। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? सकर्मक क्रिया बतानी है। तो दोस्तों सकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए क्या या किसे, क्रिया से पहले आप क्या या किसे जो है लगा करके आप वाक्य बनाएंगे। तो अगर वाक्य आपको सही लगता है तो यानी कि जो है वो सकर्मक क्रिया होगी। या जो है अगर उत्तर मिलता है आपको क्या या किसे लगाने से, तो वो जो है सकर्मक क्रिया होगी। अगर कोई उत्तर नहीं मिलता या वाक्य आपको जो है सुनने में गलत सा लगता है, तो वो जो है अकर्मक क्रिया होगी। जैसे यहाँ पे दौड़ना दिया गया है, तो अगर हम कहते हैं वो क्या दौड़ रहा है या वो किसे दौड़ रहा है, तो ये जो है गलत वाक्य होगा। ठीक है, और कोई उत्तर नहीं मिलेगा, वो क्या दौड़ रहा है या वो किसे दौड़ रहा है, तो ये जो है अकर्मक क्रिया होगी। रूठना, तो वो क्या रूठ रहा है या वो किसे रूठ रहा है, तो ये वाक्य गलत होगा, तो ये भी जो है अकर्मक क्रिया होगी। मुस्कुराना, वो क्या मुस्कुरा रहा है या वो किसे मुस्कुरा रहा है, तो यहाँ भी क्या या किसे लगाने से सही उत्तर नहीं मिल रहा है और वाक्य भी गलत आपको लग रहा है सुनने में, तो ये जो है गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे पीना, पीना के पहले अगर आप लगाते हैं वो क्या पी रहा है, तो इसका जवाब दिया जा सकता है वो पानी पी रहा है या दूध पी रहा है, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है सेंटेंस भी आपको सही लग रहा है, तो यानी कि पीना जो है ये सकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि दोनों से आपको जवाब मिले, क्या या किसी में से किसी से भी आपको सही जवाब मिले या सेंटेंस आपको सही लगे, वाक्य सही लगे, तो वो जो है सकर्मक क्रिया होगी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे पीना जो है ये सकर्मक क्रिया है और बाकी जो है मुस्कुराना, रूठना, दौड़ना ये सब अकर्मक है। फिर दोस्तों अगला है गाने वाला व लघुतर में शब्दों में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय जो है शब्द के बाद में लगते हैं और शब्द में जो है अर्थ में फिर परिवर्तन कर देते हैं। तो यहाँ पे गाने वाला में जो है और लघुतर में कौन सा प्रत्यय है? तो वाला यहाँ पे हो जाएगा, गाने वाला में वाला प्रत्यय है और लघुतर में तर। ठीक है, तो वाला और तर, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों राक्षस, दानव और निशाचर ये तीनों दैत्य के पर्यायवाची हैं। और इसके अलावा दैत्य के पर्यायवाची में आप याद रखेंगे असुर, असुर भी दैत्य का पर्यायवाची होता है, और संबर, संबर भी दैत्य का पर्यायवाची है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। भूसुर, भूसुर जो है ये ब्राह्मण का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर है भूसुर। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है ईप्सित का विलोम शब्द है। तो दोस्तों ईप्सित, ईप्सित का मतलब होता है चाहा हुआ, जो चाहा गया हो उसको कहते हैं ईप्सित। तो इसका विलोम क्या होगा? अभिसिप्त, तो अभिसिप्त नहीं होता है, अनिसिप्त, अनिसिप्त जो है इसका राइट आंसर होगा। ईप्सित का होता है अनिसिप्त, इसका मतलब होता है ना चाहा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है अब दिया गया है अन्यान्य का संधि विच्छेद होगा। तो अन्यान्य इसका संधि विच्छेद क्या होगा? आधन न्याय नहीं होगा, अन्य धन अन्य, अन्य धन अन्य हो जाता है अन्यान्य। तो यहाँ पे कौन सी संधि है? यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो है आ है। ठीक है, या में जो है
आ है लास्ट में और यहाँ पे भी आ है, और आ मिलकर के बन जाता है बड़ा आ, और ये जो है दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है सेवा सदन किसका उपन्यास है? राजेंद्र यादव, प्रेमचंद, प्रसाद या रांगे राघव? तो दोस्तों सेवा सदन ये जो है प्रेमचंद का उपन्यास है। गोदान, गोदान, गबन और सेवा सदन, निर्मला, ये सब जो है प्रेमचंद के कुछ प्रमुख उपन्यास है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है गांगेय किसे कहा जाता है? तो दोस्तों गांगेय किसको कहते हैं? भीष्म को या शिव को या परीक्षित को या भगीरथ को? तो गांगेय कहते हैं भीष्म को, भीष्म पितामह को क्या कहते हैं? गांगेय। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, भीष्म। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? तो दोस्तों द्वित्व क्या होते हैं? द्वित्व जब समान व्यंजन एक साथ प्रयोग किए जाते हैं तो उसको कहते हैं द्वित्व। समान व्यंजन जब एक साथ प्रयोग किए जाते हैं तो द्वित्व कहा जाता है उनको। इसमें जो है समान व्यंजन एक साथ प्रयोग होते हैं और इसमें जो पहला व्यंजन होता है वो स्वर रहित होता है, उसमें से स्वर हटा लिया जाता है, और जो दूसरा व्यंजन होता है वो स्वर सहित होता है, उसमें स्वर होता है। आपको पता होगा कोई भी व्यंजन बिना स्वर के नहीं होता है। व्यंजन जो है स्वर के मेल से बनते हैं, इसलिए उनको व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये ता है तो ये क्या है? व्यंजन है और इसमें स्वर छिपा हुआ है। कौन सा स्वर छुपा हुआ है? अगर उसको हटाएंगे तो इस तरह से लिखा जाएगा, ता के नीचे हलंत, और जो है स्वर कौन सा छिपा था? छोटा। या तो कोई मात्रा होगी तो जिसकी मात्रा होगी वो स्वर होगा, या अगर कोई मात्रा नहीं तो उसमें छोटा आ जो है छिपा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर स्वर अलग कर दिया हमने छोटा आ को तो यहाँ पे जो है ता के नीचे हलंत आ गया, या इसको आधा ता पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सच्चा में आप देखेंगे यहाँ पे ये जो है पूरा चा है तो ये जो है स्वर सहित है, इसमें बड़ा की मात्रा है तो बड़ा आ जो है इसमें स्वर है, और यहाँ आधा चा है तो इसको आधा चा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यानी कि इसमें से स्वर अलग कर दिया गया है, और कौन सा स्वर अलग किया गया है? छोटा, तो इसलिए आधा बचा। तो ये जो है द्वित्व का उदाहरण है, क्योंकि इसमें दोनों जो है चा है। ठीक है, एक पूरा है और एक आधा है, तो ये द्वित्व का एग्जाम्पल हो जाएगा। और इसी तरह कुत्ता भी, इसमें जो है ये ऊपर आधा ता लगा है और दोनों जो है ता है, एक आधा एक पूरा, तो इसलिए द्वित्व हो जाएगा। और वल्गा, तो यहाँ पे दोनों समान नहीं है, यहाँ पे आधा ला है और फिर गा है, तो इसलिए जो है ये जो है द्वित्व नहीं होगा, ये द्वित्व नहीं होगा। ये जो है हो जाएगा संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षर बोलते हैं इसको, या संयुक्त व्यंजन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये संयुक्त अक्षर हो जाएगा, जिसमें जो है अलग अलग होंगे। ठीक है, समान व्यंजन नहीं होंगे, अलग अलग व्यंजन होंगे, एक आधा, और जो है पहला वाला जो आधा होगा मतलब स्वर रहित और दूसरा वाला स्वर सहित, तो उसको कहेंगे संयुक्त अक्षर। और द्वित्व में जो है यहाँ वग्गा में भी आप देखेंगे, वग्गा में ये जो है दोनों समान है, और एक जो है आधा का जो है स्वर रहित है, और ये जो है जो गा है इसमें बड़ा की मात्रा है, यानी कि बड़ा आ इसमें स्वर है, तो ये भी द्वित्व हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वल्गा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है संकर शब्द का अर्थ है। तो दोस्तों यहाँ पे संकर शब्द का अर्थ क्या होगा? तत्सम शब्द, या तद्भव शब्द, या विदेशी शब्द, या दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर के बना शब्द। तो संकर शब्द जो है दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर के जो शब्द बना होता है उसको कहते हैं संकर शब्द। जैसे कि रेल, रेलगाड़ी, तो गाड़ी जो है ये देशी शब्द है, और रेल ये जो है इंग्लिश का शब्द है। ठीक है, तो ये दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर के बना है, तो इसलिए जो है रेलगाड़ी क्या हो जाएगा? संकर शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर के बना शब्द संकर शब्द होता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? इसमें से अशुद्ध वर्तनी किसकी वर्तनी जो है गलत है? ऋषि, तो ऋषि की वर्तनी बिल्कुल सही है। संध्या, इसकी भी सही है। संस्कार, संस्कार की भी वर्तनी सही है। रात्रि, यहाँ पे रात्रि गलत है, रात्रि में छोटी की मात्रा होती है, इस तरह से लिखा जाता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है दो उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे दो धन गम मिला करके बन जाता है दुर्गम। ठीक है, तो यहाँ पे दो उपसर्ग है, और दो धन बल, दो धन बल मिलकर के हो जाता है दुर्बल, और दो धन दिन, दो धन दिन हो जाता है दुर्दिन। लेकिन दुलारा में जो है ऐसा नहीं कि लारा में दो लगा दिया गया तो दुलारा बन गया,
तो ये जो है दो उपसर्ग से नहीं बना है, बल्कि दुलारा अपने आप में एक अलग शब्द है। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर है दुलारा, इसमें जो है उपसर्ग नहीं लगा है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, किस समूह में सभी शब्द रंक के पर्यायवाची हैं? तो दोस्तों रंक, रंक का पर्यायवाची, रंक मतलब क्या होता है? निर्धन या गरीब। तो रंक के पर्यायवाची किसमें जो है सभी। दरिद्र जो है ये रंक का पर्यायवाची होता है, कंकाल नहीं होता है, कंगाल होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। रंध्र मतलब होता है छेद, और रक्षा ये भी नहीं है। फिर दिया गया है कंगाल, कंगाल जो है ये रंक का पर्यायवाची है, अकिंचन भी होता है लेकिन धनवान नहीं होगा। ठीक है, दरिद्र होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब सी में देखेंगे, दरिद्र, कंगाल, निर्धन, अकिंचन, तो ये इसमें जो है सभी रंग के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो यही जो है इसका राइट आंसर जाएगा। बाकी इसमें धनवान दिया गया है, धनवान ही नहीं होता है, बाकी धनहीन हो सकता है रंग का पर्यायवाची, निर्धन भी हो सकता है, कंगाल भी हो सकता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, प्रतीक्षा शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो प्रतीक्षा, प्रति धन इच्छा से मिलकर के बना है, प्रति धन इच्छा मिलकर के बनता है प्रतीक्षा। ठीक है, तो यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि हो जाती है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रति, यहाँ पे उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है? प्रति, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, पाश्चात्य शब्द का विलोम है। तो दोस्तों पाश्चात्य शब्द का विलोम इसमें से बताना है कौन सा है। परिष्कृत की बात करते हैं तो इसका विलोम होता है अपरिष्कृत। पारदर्शी का होता है अपारदर्शी, और यहाँ पे दिया है पौरस्त्य, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा पौरस्त्य। ये जो है पाश्चात्य का विलोम हो जाएगा। पुलस्त, पुलस्त जो है ब्रह्मा के पुत्र को कहते हैं, ब्रह्मा का पुत्र जो है उसका नाम है पुलस्त। ठीक है, तो यहाँ पे पौरस्त्य बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसमें से बताना है कौन सा आग का पर्यायवाची नहीं है। अनल, अनल जो है आग का पर्यायवाची होता है, पावक, पावक भी होता है, और यहाँ पे कृषाणु, ये तीनों जो है आग के पर्यायवाची हैं। व्योम की बात करते हैं तो व्योम जो है आकाश का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा जो है आग के पर्यायवाची आप याद रखेंगे, जात देव, जात देव जो है आग का पर्यायवाची होता है, और इसके अलावा दव, दव जो है आग का पर्यायवाची होता है। हुतासन, हुतासन भी आग का पर्यायवाची है। वैश्वानर, वैश्वानर जो है आग का पर्यायवाची होता है, और इसके अलावा वायुसख, वायुसख आग का पर्यायवाची है, और रोहिताश्व, रोहिताश्व, ये जो है कुछ हो जाएंगे आग के पर्यायवाची। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला हेतु वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला के लिए एक शब्द आपको बताना है। मितव्यपी नहीं होगा, मितव्यप नहीं होगा, मिताहारी, जो थोड़ा नपा तुला भोजन करता है थोड़ा सा, उसको कहते हैं मिताहारी। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। सही वाक्य बताना है कौन सा है। यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है, यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है, तो यही वाक्य जो है शुद्ध है। बाकी यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ ताजे गन्ने का रस बिकता है। तो दोस्तों ताजे गन्ने का रस कोई नहीं बेचता है, गन्ना जो है पहले से रखते हैं, रस आपको ताज़ा निकाल के भले देते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं होगा। ताज़ा गन्ने का रस यहाँ बिकता है, तो ये भी नहीं सही होगा। ताजी गन्ने का रस, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा, यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, अनधिकृत शब्द का संधि विग्रह होगा। तो दोस्तों अनधिकृत, इसका सही संधि विच्छेद बताना है। तो दोस्तों ये वर्तनी में भी पूछा जाता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अनधिकृत होता है, इसको जो है ऐसे लिख के दे देता है अनाधिकृत, अनाधिकृत, तो वो जो है गलत होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, अनधन अधिकृत, ये सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है अनधन अधिकृत का अगर संधि करेंगे तो यहाँ पे ये वाला बनेगा अनाधिकृत, जो कि गलत होता है। तो ये जो ऑप्शन है वो गलत है, यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अन्य धन अधिकृत ये तो होगा नहीं, ना ही अनाधिकृत होगा। तो अन यहाँ पे ना के नीचे हलंत रहेगा। ठीक है, अन धन अधिकृत, और ये जो है कौन सी संधि हो जाएगी, ये व्यंजन संधि होगी।
ठीक है, व्यंजन संधि होगी। अगर दोनों साइड किसी भी तरफ व्यंजन आपको मिल जाता है तो वो व्यंजन संधि होती है। तो यहाँ पे आधना, इसमें से जो है स्वर हटा लिया गया है क्योंकि इसके नीचे हलंत है, तो ये जो है व्यंजन है। और इसमें आप देखेंगे ये वाला जो अन है इसमें आ छुपा हुआ होता है, तो यहाँ पे छोटा आ और छोटा आ दोनों साइड है, दोनों मिल करके बड़ा आ बन जाते हैं, तो इसलिए जो है यहाँ पे बड़ा आ हो जाता है, अनाधिकृत हो जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा, अंधन अधिकृत, ये वाला सही है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलेगा, और जो दोस्त नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे ताकि अगला वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।